हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, अभी हम जो हमारा टॉपिक कर रहे हैं वो जैसे अभी बोला था सेकेंड ईयर वालों ने कि उनका थोड़ा सा रिमेनिंग है, तो वो आपको जो वीडियो है वो आपको सेकेंड ईयर वालों को कल अवेलेबल हो जाएगी। आज थोड़ा टाइम नहीं मिला इसीलिए अभी जो मेरा फाइनल ईयर का टॉपिक रहा हुआ है एक बार मैं उसी को ही कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड ईयर की जो हमारी वो लेक्चर है वो हम कल डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमारा टॉपिक फाइनल ईयर का रहा हुआ है वो हमारे पास है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन टाइम की वजह से और वीडियो की थोड़ी सी लेंथ की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, थोड़ा सा इशू हो गया था। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे हमारा कंप्लीट करेंगे। आज कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 5 टॉपिक इनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, जिसके अंदर रिकॉयल एंड जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमने अब पढ़ लिया कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थीटा के हिसाब से, फाई के हिसाब से कैसी क्या निकलती है, तो ये हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स आपके इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था एक बारी तो वही बताऊंगी। ठीक है, इसको स्किप ना करें। ठीक है, कि वो स्किप स्टूडेंट से सोचते हैं थोड़ा सा तो वही पढ़ा रहे हैं तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आपके रिवीजन के लिए ही उसको आगे बता रही हूँ। ठीक है, आप अगर उसको स्किप कर दोगे तो आगे के जो टॉपिक है आप एकदम उस पॉइंट तक पहुंचोगे तो वो आपको ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको वो लेक्चर, वो जो पॉइंट है मैं बता रही हूँ अभी डिस्कस कर रहे हैं, उनको स्किप नहीं करना। जो स्किप करने वाले होंगे वो मैं आपको ऑटोमेटिकली ही आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए यही बेहतर होगा आप उस चीज को स्किप ना करें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा बीएससी फाइनल ईयर का है। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे ये हमारा पूरा आज का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी करें जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन सबके साथ एंड लाइक शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, आइए हम अपना ठीक है, तो हमने इसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर बताया था हमारे फिगर के अकॉर्डिंग कि हमारे पास यहाँ पे कोई एटम था, जब भी कोई इंसिडेंट फोटोन आपका इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे था, ठीक है, वो हमारे क्या करने स्टार्ट हो जाते हैं, स्कैटर करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे दो कंपोनेंट के अंदर स्कैटर करते हैं, एक तो हमारे पास मॉडिफाइड रेडिएशन आ रही थी और एक हमारे पास नॉन मॉडिफाइड रेडिएशन थी। ठीक है, तो जो हमारे पास मॉडिफाइड होती है उसको हम बोलते हैं कि वो जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं वो हमारे पास होती है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम आती है हमारी इंसिडेंट फोटोन की, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी अनमॉडिफाइड रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो हो गए थे, एक तो हमारे पास कोहेरेंट हो जाती है स्कैटरिंग और एक हमारे पास इनकोहेरेंट स्कैटरिंग हमारे पास यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे देख ली थी। ठीक है, वही चीज अभी मैंने है। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज रेडिएशन थी उसको कोहेरेंट स्कैटरिंग और जो अनचेंज रेडिएशन थी उसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो आपकी इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा सब्सटेंस था जब उसके ऊपर आप एक्सरे फॉल करवा रहे थे तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे थे, जो हमारे पास वाइब्रेट कर रहे थे, वो जो हमारे कर रहे थे, ठीक है, तो जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंसिडेंट थी ना उसकी जैसी ही फ्रीक्वेंसी लेके आपके हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होगी इसका मतलब तो ये अनमॉडिफाइड आपकी जो रेडिएशन थी उनके साथ डील कर रहा है, ये आपकी मॉडिफाइड रेडिएशन के साथ डील नहीं कर पाया था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी आपको इसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गई थी, कॉम्पटन इफेक्ट को फेल हो गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल थ्योरी आपकी कैसे कॉम्पटन इफेक्ट को फेल, मतलब वो कैसे उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, तो आप उसके ऊपर ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है कि क्वांटम थ्योरी आई, तो हमने बता दिया था कि जो हमारा कॉम्पटन है एक्चुअली में उन्होंने इफेक्ट जो था
वो पहले 1921 के अंदर दे दिया, लेकिन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो 1923 के अंदर उन्होंने क्वांटम इफेक्ट के थ्रू, जो क्वांटम थ्योरी थी उनके कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया था कि कुछ अजम्पशंस ली थी कि भाई जैसे आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो रेस्ट में होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है, फ्री होना चाहिए वो। साथ में जो हमारे पास कॉलिजन होंगे, जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, बाहर से फोटोन आ रहा है, दोनों के बीच में कॉलिजन तो होगा ही, कहता वो कॉलिजन आपका कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वैसे सिंपली दो आपके कॉलिजन होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, एक के अंदर हमारे पास एक कंजर्वेशन लॉ ऑब्वे होते हैं, एक के अंदर नहीं उसमें होते, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये हमारे कंजर्वेशन लॉ हमारे फॉलो करते हैं, दोनों की दोनों एनर्जी वाला और मोमेंटम वाला, उसको इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो परफॉर्म करवा रहे हैं वो इलास्टिक कॉलिजन ही परफॉर्म करवाएंगे। साथ में जो आप एक्सरे इंसिडेंट करवा रहे हो वो जो है फोटोन जो हमारे पास आ रहा है उसकी एनर्जी और मोमेंटम वगैरह हम वही कंसिडर करेंगे, फोटोन वाला, जो कि एनर्जी हमारे पास कितनी होती है हमारी एच न्यू की, और हमारा जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास कितना होता है एच बाई लैम्डा, जिसको हम एच न्यू बाई सी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था कि भाई ये हमारी इलास्टिक होनी चाहिए, यानी कि इसको ओबे करना चाहिए, फ्री और स्टेशनरी रहना चाहिए, और आपकी किसकी उसमें आपकी फोटॉन्स की लेके चलता है, ये सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह, जिसकी एनर्जी एच न्यू और मोमेंटम आपका एच न्यू बाई सी हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर हमारा कॉम्पटेंट जो आपकी स्कैटरिंग है उसकी थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन के इफेक्ट देखे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ कहा था कि ये जो इंसिडेंट फोटोन है ये दो पार्ट में आपकी डिवाइड होगी, एक तो स्कैटर्ड फोटोन लेंगे, एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे बता भी दिया, ए पार्ट ऑफ एनर्जी फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन रिकॉल्स विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल फाई विद द डायरेक्शन। और दूसरा कौन सा था हमारे पास, इंसिडेंट फोटोन की उसमें हो गया, दूसरा हमारा स्कैटर्ड फोटोन ले गया था। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे पास अब ये हमारे पास क्या थे आपके ज्यादा फ्रीक्वेंसी की थी, और ये आपके जो स्कैटर होते हैं ये आपकी कम फ्रीक्वेंसी की होते हैं। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हायर वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो हमारे पास वेवलेंथ थी हमारी स्कैटर्ड फोटोन की जो ज्यादा वाली थी, उसका हमारा कितनी वो ज्यादा आई हमारी किसकी से, इंसिडेंट फोटोन की, वो हमारे पास एक्चुअली में क्या दिखाता है, हमारा कॉम्पटन इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट हम इसी को ही बोलते हैं। एक्चुअली में हमें जो लास्ट में निकालना है वो क्या निकालना है कि डेल लैम्डा आपका किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा। हमने इसके अंदर वही आपका कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी का ही फॉर्मूला निकालना है हमें, मेन तो वही है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें आगे इसके अंदर देखना है कि हमारी क्या क्या चीजें और आई थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पे हमारे पास किसके उसमें हमारे पास जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है आदि उसने ले ली थी। ठीक है, अभी कहता है कि इसके अंदर हमने बिफोर कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन चीजें देखी थी। ठीक है, तो बिफोर द कॉलिजन के अंदर तो जस्ट क्या रह गया था, जस्ट ये रह गया था क्योंकि कॉलिजन तो हुआ ही नहीं, तो फोटोन अभी यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी होगी, उसका मोमेंटम हो गया। ठीक है, वो आ रहा था लेकिन उनके और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन अभी हुआ नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रेस्ट मास पे है, तो मास उसका कितना हो जाएगा एम नॉट, और रेस्ट मास की जो एनर्जी होती है वो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब क्योंकि वो अपना मोशन के अंदर है ही नहीं, हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किसके ऊपर है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जीरो, क्योंकि वो तो मूव कर ही नहीं रहा, सिर्फ उसके पास रेस्ट मास है, वो भी कितना एम नॉट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कहता है आफ्टर द कॉलिजन, देखो तो आफ्टर द कॉलिजन के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ की चीजें ली जाएंगी। ठीक है, अभी कहते तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी यहाँ पे ये जो हो रही है डैश वाला है ना, सिंपल वाला जो वेवलेंथ है वो हमारी इंसिडेंट फोटोन की, डैश वाली हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कैटर्ड फोटोन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डैश लैम्डा डैश अगर इसकी वेवलेंथ है तो न्यू डैश क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो पूरी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है, तो डैश वाले के लिए कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम है हमारा
वो एच न्यू डैश बाई सी। और क्योंकि यहाँ पे ये मूव कर रहा है हमारे पास, तो इसका जो मास है हम वो करते हैं कि भाई ये वेलोसिटी के साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास मूव कर रही है, तो हम इसका जो मास है वो भी वेरिएबल लेके चलते हैं। अगर वो वैसा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास रेस्ट मास के कॉरेस्पॉन्डिंग जब रिलेटिविस्टिक केस इसके ऊपर लगाते हैं तो वो मास हमारे पास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्योंकि आइंस्टीन की अकॉर्डिंग मास एनर्जी जो रिलेशन है वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, और m आपका किसके इक्वल है, एम नॉट अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी के स्क्वायर के, ठीक है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी चौथा ये कहता है इसका मोमेंटम कितना हो गया, हमारा मोमेंटम हमारे पास जो कॉलिजन होने के बाद है वो कितना हो जाएगा, एम बी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर क्या लगाने हैं, हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब एनर्जी अगर आपने लगाई तो बिफोर, क्योंकि देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर द कॉलिजन आपका इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बेस पे जो भी आपकी थी वो आपकी आफ्टर द कॉलिजन वाले उसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। कि आफ्टर द कॉलिजन आपका एनर्जी आपकी जो आपकी आ रही है इस साइड वो हमारे पास कॉलिजन होने के बाद कितनी आएगी, तो वो दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्सेप्ट हमारा कंजर्व्ड है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब जैसे हम एनर्जी का बता रहे हैं तो एनर्जी के अंदर हमारी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास में था तो मास कितना होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एनर्जी फोटोन की एच न्यू से दी जाती है, तो वो आपका कितना हो गया, ये देखो एच न्यू प्लस में एम नॉट सी का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब ये स्कैटर कर गया तो हमारे पास जो ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना हो गया, एम सी स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश हो जाएगा। तो वहां पे हमने इसको कितना लिख दिया, एच न्यू डैश प्लस में एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन निकाल के एच कॉमन कर देंगे, न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, और एम नॉट सी स्क्वायर माइनस में ये प्लस में कितना हो जाएगा, एम सी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब उसके बाद और भी हमें करना था एक्चुअली इसके अंदर, पहले वो निकाल लेते हैं उसके बाद इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, फिर हमने उसका मोमेंटम को लेके चलना था, ठीक है। तो मोमेंटम के अंदर तो सिर्फ मोमेंटम वाला केस ही आएगा, ठीक है। तो अगर मोमेंटम का लेना है तो यहाँ पे देखो इसका जो हमारे पास अब ये रेस्ट मास में है इलेक्ट्रॉन बिफोर द कॉलिजन, वो रेस्ट मास उसमें है, ठीक है, रेस्ट में है तो वो तो मूव कर ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो इस वाले का इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हो गया, आपका जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका मोमेंटम जो है वो जीरो हो गया, लेकिन फोटोन का तो मोमेंटम है हमारा, कितना मोमेंटम है, एच न्यू बाय सी, ठीक है। अभी कहता है यहाँ पे इसका क्या मोमेंटम हुआ, अब ये मोमेंटम आप किसके बेस पे बता सकते हो, क्योंकि देखो एक लाइन यहाँ पे भी आ रही है और ये आ रही है, क्योंकि ये थीटा से इंक्लाइन हो रहा है, तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये एक आपका रिजोल्व करेगा एक तो कॉस थीटा में और एक आपका किस में करेगा, साइन थीटा में, ठीक है। इसी तरीके से जो ये आपका रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक यहाँ पे क्या देगा आपका कंपोनेंट cos फाई के अंदर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर उसमें क्या देगा, साइन फाई के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जब हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे तब साइन वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, और अगर अलोंग द एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास देखो अब ये स्कैटर कर रहा था, ठीक है, स्कैटर कर रहा है तो इसका जो ये अब क्या है, फोटोन, फोटोन का हमारे पास कितना होता है मोमेंटम, एच न्यू बाई सी, लेकिन ये डैश के उसमें है तो ये एच न्यू डैश बाई सी हो जाएगा, ठीक है। और अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट कौन सा लिया गया, कॉस थीटा वाला, तो एच न्यू डैश बाई सी कॉस ऑफ थीटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे वाला ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ये कितना था हमारा, एम बी वाला, मतलब मोमेंटम इसका एम बी था, ठीक है। लेकिन ये इधर कौन से उसमें अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या देगा, कॉस फाई का कॉन्सेप्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना मोमेंटम हो गया, एम बी कॉस फाई। अब हमें किस में लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये कहता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिफोर द कॉलिजन, बिफोर द कॉलिजन वो तो परपेंडिकुलर गया ही नहीं, क्योंकि वो तो कॉलिजन ही हम किस में करवा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग करवा रहे हैं, वाई एक्सिस में तो हुआ ही नहीं, तो वो तो हमारी टर्म जीरो हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो इसका जो कंपोनेंट है थीटा वाला, थीटा वाले का साइन का कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, और फाई वाले का कंपोनेंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है,
एक तो ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो इनको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन थीटा माइनस में एम बी साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे सी आ रहे हैं ना इन दोनों इक्वेशंस में, उसको सी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सी से मल्टीप्लाई करने पे एक तो यहाँ पे सी आ जाएगा, इन दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके यहाँ पे सी आ जाएगा, इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म इक्वल है, लिख सकते हैं ना या नहीं, बताओ, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस है वो हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, हमारी थर्ड इक्वेशन और हमारी फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास ये, जैसे हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इनका काम है आगे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको दोबारा लिखी है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस जो हमारी आ गई थी, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दूंगी, ठीक है। स्क्वायर और ऐड करें तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया, यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अगर मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दूं और एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो यहाँ कितना बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई। वो तो आपको पता है आइडेंटिटी 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये पूरा का पूरा हमारा 1 हो गया, ठीक है। इधर भी क्या हो गया, अब देखो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हो आप लोग, स्क्वायरिंग करते हैं, वो इस टर्म की स्क्वायरिंग कर देंगे, इस टर्म की स्क्वायरिंग कर देंगे, बल्कि हम तो इसका इधर का भी पूरा स्क्वायर और इधर का पूरा स्क्वायर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होएगा, ठीक है। आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में या माइनस में इसका स्क्वायर कर दोगे, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसका और इसका करके चलते बनते हो, ठीक है, फिर कहते हो मैडम ये तो रिजल्ट नहीं आया, अरे आएगा कैसे, आप उस चीज को गलत लिख रहे हो, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने करी है, इधर भी और इधर की पूरी की, तो इस पूरी की हुई तो इधर दो टर्म थे, इधर तो एक सिंगल टर्म था, लेकिन यहाँ दो टर्म है तो पूरी की स्क्वायरिंग होगी, ठीक है। तो इस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर माइनस में 2 दिस इंटू दिस, ठीक है। उसके बाद इसका वाला कितना हो गया, ये तो पूरा स्क्वायरिंग में आ जाएगा। अब ये चीज देखो, यहाँ पे जब स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, ये एच न्यू डैश का कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा प्लस में एक तो, और यहाँ पे एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से दोबारा से एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर आपका कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये वाली टर्म आ रही है ना, इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वहां पे 1 लिख दिया, तो ये आपकी रिमेनिंग टर्म हो गई, ठीक है। अब देखो पीछे हमने बताया था ना कि एच न्यू प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में ये टर्म आती है, एच न्यू को इधर ले जाएंगे तो एम सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। आगे देखो इसके इक्वल आता है, इसको भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा का स्क्वायर करेंगे तो ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास और यहाँ पे भी न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर है, इसको भी ओपन करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसको भी हमने ओपन कर लिया, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन इसकी आती है, इसको हमने नाम दिया है हमारा 6th इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, नहीं है, ठीक है। हम आगे देखो, अब जो हमारे पास 5th और 6th इक्वेशन आई थी हमारी, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरी, उसमें से 5th को 6th में से, तो हमारे पास ये टर्म आई है, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये टर्म इजीली आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो m का स्क्वायर है, यहाँ पे m नॉट की है, ठीक है। यहाँ पे तो रेस्ट मास वाला ले रखा और यहाँ पे m है, लेकिन हमें पता है कि मास जो आप रिलेटिविस्टिक लेके चलते हैं तो वहां पे m किसके इक्वल होता है आपका, m नॉट अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में v स्क्वायर बाय c स्क्वायर के इक्वल होता है। हम इसको स्क्वायर और बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे m स्क्वायर है ना, तो बच्चे इसको लेके आना पड़ेगा,
उसे स्क्वायरिंग में, ठीक है। तो हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, m का स्क्वायर, ये m नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि रूट था तो रूट स्क्वायरिंग से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जस्ट आपका कितना आएगा, 1 माइनस में v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। इसमें c स्क्वायर आप इसका एलसीएम ले लोगे, ऊपर चला जाएगा। तो m के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, m नॉट का स्क्वायर c के स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देख रहे हो, अगर मैंने ये इक्वेशन जो आपकी आई है रिजल्ट एम स्क्वायर का, अगर यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, तो नीचे कितना है डिनोमिनेटर में इसका सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, कैंसिल आउट है कि नहीं बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। और साथ में ये एम नोट का स्क्वायर सी का स्क्वायर है, एम का स्क्वायर तो चलो एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर में आ गया, एक और सी स्क्वायर था, ये कितना हो गया सी की पावर 4, ठीक है। तो एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4 बच जाएगी, जो कि आपके राइट हैंड साइड में भी है, वो वहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आगे ये देखो, यहाँ पे हो गया ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बच गया एम नोट का स्क्वायर सी का पावर 4, यहाँ पे भी आपका क्या एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये एक टर्म आपकी प्लस की है, एक टर्म आपकी माइनस की है, और इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आपकी टर्म किस में हो गई, प्लस में हो गई, ठीक है। तो ये देखो आपका ये आ गया यहाँ पे, ये दोनों टर्म किसकी हो गई, आपकी प्लस की हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया, इस न्यू वाली को जो आपकी फ्रीक्वेंसी की टर्म थी ना आपकी, उसको एक साइड कर लिया और सारे टर्म को एक साइड कर लिया। अब आप इसको रिजॉल्व कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट बताना है वो वेवलेंथ की फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक है। और न्यू क्या होता है आपका सी बाई लैम्डा, उसकी फॉर्म में भी हमने लिख दिया, एक सी से आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों के सी है तो कॉमन ले लोगे और वो इससे कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा माइनस में लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। तो आपका जो चेंज है आपका स्कैटरिंग के अंदर, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, आपका डेल लैम्डा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस में कॉस थीटा। तो ये डेल लैम्डा एक्चुअली में क्या है, आपका कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है, जो हम कॉम्पटन शिफ्ट बोल रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट देख रहे हैं, वो यही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आगे हमने क्या करना है, आगे इसके क्या करेंगे, हम स्पेशल केसेस निकालेंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस आप इसके देखो या किसी भी उसके देखोगे, आपको तीन के उस पे मिलेंगे। एक तो जब आपने क्या कर दिया, थीटा को 0 पुट कर दिया, एक थीटा को 90 पुट करोगे, एक थीटा को पाई पुट करोगे, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो cos 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो पूरा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने cos थीटा को 90 पुट कर दिया, cos थीटा को 90 पुट कर दोगे तो cos 90 तो 0 होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो डेल लैम्डा आपका किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन में एम नॉट सी के। इज इट क्लियर टू यू, ओके। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मैंने पाई रख दी, ठीक है। अगर हमने इसकी वैल्यू को पाई रख दिया तो cos पाई कितना होता है, -1, माइनस माइनस कितना हो गया, +1, तो 1 + 1 कितना होता है बच्चे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब जब हम ये लेते हैं तो इसके क्या कर देता है, वो ट्वाइस टाइम लेके जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आ गई, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखो cos 0 पे लेके गए तो ये आ गया, कोई चेंज नहीं आया, फिर π/2 पे लेके गए, ये क्वांटिटी आ गई, इसकी वैल्यू आप ध्यान रखोगे कि ये कितना होता है, 0.042 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं, लैम्डा सी से भी इसको डिनोट किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पूछा जाता है कि कॉम्पटन आपका जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, ठीक है। और अगर आप उसको किस पे रखते हो, कॉम्पटन इफेक्ट का जो ये आपका कॉम्पटन शिफ्ट आया है उसकी आप पाई उसमें लेके चलते हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो कितना हो जाता है, आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ के 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें देखो ये हमारे पास कितना हो गया, हमारा 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 0.0242 है ना, यहाँ पे कितना हो गया 484, ठीक है। तो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड आपका जो है थीटा, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन आपका थीटा एंगल था, और आपका जो एंगल है आपका स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का यानी कि फाई का, ठीक है। उनके बीच में हमारे पास क्या एंगल होता है, हमें उनके बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। ये कहता है अगर हमें उसके बीच का रिलेशन बताना है तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमारे जो रिजल्ट निकले हैं उन्हीं से ही हमें बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अब ये रिलेशन ऐसे ही है, एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से कुछ पुट करके और उनको जस्ट सॉल्व करेगा। बस आपको ये रिलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसको हम क्या पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
अब देखो हमारे पास जब हमने उसका मोमेंटम का केस देखा था तो हमारे पास कितना आया था, एम वी सी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और जब उसको परपेंडिकुलर लिया था तो एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू आपका एच न्यू डैश साइन ऑफ थीटा में। एक्चुअली में जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो टेंजेंट फाई में आएगा, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, ठीक है। तो एम वी सी साइन फाई डिवाइडेड में एम वी सी कॉस ऑफ फाई, तभी आपका टेंजेंट में आएगा ना रिजल्ट। तो हम इसको इसको फर्स्ट को अपॉन में सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये टेंजेंट फाई में आ गया, यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश साइन थीटा अपॉन में एच न्यू माइनस में एच न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। एच आपका यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसमें भी एच को आप क्या कर दोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। एच कॉमन लेने के बाद कितना बचा, न्यू माइनस में न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या है आपका न्यू डैश, मैं ये काम करती हूँ न्यू डैश भी इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। बच्चे जब हम किसी चीज में से कोई चीज कॉमन लेते हैं, अगर वो वहां पे नहीं होती और आपको कॉमन लेना है तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, न्यू बाय न्यू डैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन में न्यू बाय न्यू डैश माइनस में कॉस ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि न्यू किसके इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा के। तो ये हमारा लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो रिजल्ट आएगा वो, क्योंकि न्यू आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली है ना, तो जहां न्यू है वो लैम्डा नीचे आएगा, न्यू डैश यहाँ है तो लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस में कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। उससे बाद ये कहता है कि अब क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, ये लैम्डा डैश बाय लैम्डा है, हमें तो इसकी वैल्यू भी पुट करनी है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का जो चेंज आता है कॉम्पटेंट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा चेंज था वो कितना है, एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस में कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसमें से डिवाइड कर दूं तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस में आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा, इसमें से कॉमन लेके मैं यहाँ ले गई, ठीक है। लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, सपोज करो लैम्डा कॉमन आने के बाद क्या होगा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस में वन, उस लैम्डा को मैं इसके साथ ले गई तो यहाँ कितना बचा, माइनस वन, इस माइनस वन को मैंने क्या कर दिया, इधर ले गई, ठीक है। तो ये कितना हुआ, लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू वन प्लस में लैम्डा एच अपॉन में एम नॉट सी लैम्डा वन माइनस में कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अभी कहता है इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास ये जैसे ये है एच अपॉन में एम नॉट सी लैम्डा, इसको क्या करेंगे, अल्फा पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको अल्फा पुट कर देंगे तो हमारे पास ये कितना होगा, वन प्लस में अल्फा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, वन प्लस में अल्फा इंटू में वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, और आगे कितना है, माइनस के कॉस ऑफ थीटा। तो हम इसके अंदर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लैम्डा डैश बाय लैम्डा की ये वाली पूरी पुट कर देंगे, जब हमने इसको क्या माना था, एच अपॉन में एम नॉट सी लैम्डा को अल्फा पुट किया था, ठीक है। इसको हमने अल्फा पुट कर लिया, ठीक है ना, इसको अल्फा लेट कर लिया। तो आप इसको देखो यहाँ पे वन बाय लैम्डा की फॉर्म में, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो वन बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, न्यू बाय सी, यहाँ पे ऑलरेडी सी था, एक और हो जाएगा तो न्यू बाय सी स्क्वायर भी। तो इस तरीके की टर्म आए या इस तरीके की टर्म आए, आप उसको क्या मानोगे, अल्फा ही मानोगे, ठीक है। हमने एक टर्म फिक्स कर दिया है कि इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कितना हो गया था, देखो मैंने बता दिया था ना यहाँ तक, तो ठीक है, ये टर्म आपकी आ गई, यहाँ से वन माइनस में आपका ये देखो अल्फा को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा से इसको भी कर दिया, तो आपका वन प्लस में अल्फा, ये तो एक कॉमन आ गया, और ये कितना हो गया, माइनस के कॉस ऑफ थीटा विद अल्फा और माइनस के कॉस थीटा, तो मैंने माइनस कॉस थीटा आपका कॉमन ही कर दिया, अंदर कितना बचा, वन प्लस अल्फा। अब वन प्लस अल्फा इसमें भी है, वन प्लस अल्फा इसमें भी है, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा, वन माइनस में कॉस थीटा, तो पूरी टर्म कितनी, और साइन थीटा आपको पता है ना, देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन जब एक एंगल आपका यहाँ पे ओनली थीटा में है तो उन दोनों एंगल्स को मैंने टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना हुआ, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कितना हो गया, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, वन प्लस अल्फा वन माइनस में कॉस अल्फा, ठीक है, ये कॉमन आने के बाद, ठीक है। अब वन माइनस कॉस थीटा को भी हम क्या लिखते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेंजेंट फाई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, कॉट थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस में अल्फा,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वैसे इसका रिलेशन आ गया है। ठीक है, आप इसके अंदर एक रिलेशन ये भी ध्यान में रखोगे, एक रिलेशन ये भी ध्यान में रखोगे। समझ में आ रहा है ना। अब न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, क्या पता वो आपको थीटा और इनकी जो वेवलेंथ है इसके फॉर्म में देके और फिर फाई पूछ ले, और क्या पता वो आपको जो ये एच है आपका, क्योंकि यहाँ पे तो देखो फ्रीक्वेंसी ये पुट हो रही है, जिस ज्यादा कोई वो नहीं है, एक ही वेवलेंथ पुट होके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, और थीटा दे रखा हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो वहां पे, है कि नहीं, है ना। उसके बाद देखो इसके स्पेशल केसेस के अंदर वही हैं तीनों। ठीक है, एक बारी थीटा को 0 पुट कर दो, एक बारी पाई/2 पुट कर दो। ठीक है, तो बस इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि थीटा किसका है, आपका कॉट का। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको बता रहे हो फाई के लिए। ठीक है, तो अब अगर थीटा 0 है, ठीक है, थीटा अगर 0 हो गया तो कॉट थीटा/2 था, यानी कि कॉट 0 हो गया। कॉट 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, कॉट 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है, कॉट क्या होता है आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन 0 0 कॉस थीटा 1, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अभी कहता है ये इनफाइनाइट आ गया तो पूरा tan फाई किसके इक्वल हो गया, इनफाइनाइट। लेकिन आपका टेंजेंट इनफाइनाइट कितने पे आता है, 90 डिग्री पे आता है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, पाई/2। इसका मतलब वो दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि आपका थीटा कितना है, आपका पाई/2। अब थीटा पाई/2 पे है, थीटा पाई/2 का मतलब क्या है आपका, देखो थीटा खुद पाई/2 है, लेकिन हम जो इसके अंदर लेके चल रहे हैं कॉट का एंगल, वो खुद कितना है, थीटा/2 है। तो थीटा/2 को, थीटा को पाई/2 बोल रहे हो, और वो थीटा/2 खुद है, तो पूरा कितना हो गया आपका पाई/4, और टेंजेंट और वो दोनों पाई/4 पे कितना दिखाते हैं, 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/1 प्लस में अल्फा। ठीक है, अब ये कितना आ गया, इसका मतलब ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो आपका फाई है वो लाई कर रहा है जो 0 से 90 डिग्री के अंदर है, उसके बीच के अंदर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, आपका थीटा इज इक्वल टू आपका पाई। ठीक है, बताया था ना मैंने, एक तो 0 रखना है, एक 90 पे रखना है, और एक 180 पे रखना है। ठीक है, अब ये कहता है ये पाई पे रख दिया तो ये पाई/2 हो गया। अब कॉट पाई/2 कितना होता है, 0। ठीक है, अब कॉट 0 उतने पे आपका टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 है। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गया, टेंजेंट फाई इस क्वांटिटी के इक्वल है। अगर ये क्वांटिटी 0 है तो इसका मतलब ये भी 0, और टेंजेंट किस पे, अब 0 पे कितना होता है आपका, 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब वो किस में, उसमें है आपकी, when scattered photon reverse its direction then the recoil electron move in the forward direction of the incident photon। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है, अगर वो अपने क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। ठीक है, तो जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है आप, क्योंकि देखो थीटा आपका पाई दिया, इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा इंसिडेंट फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जा रहा था, उनके बीच में कहता है कि वो किस में चलने लग जाते हैं, अपने सेम डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड होने लग जाते हैं। उनके बीच का एंगल जो है वो आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब तो वो सेम जा रहे थे ना, तभी तो एंगल 0 आया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा 2 टॉपिक हम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स एंड